हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप अपने घर पे सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे घर पे। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। एंड जो चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। द चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा। सो इसके पहले हमने बहुत सारी अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी है। लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेसेस लाइक एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हमने पढ़ी है। एंड लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ऐसा होता है बेटा, व्हाट डज लाइफ प्रोसेसेस मीन, मतलब ऐसी प्रोसेसेस, ऐसी एक्टिविटीज़ जो डे टू डे लाइफ में हमारे बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ अगर वो नहीं होती है तो क्या होगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बॉडी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहा गया है। सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ दोज लाइफ प्रोसेसेस। रिप्रोडक्शन भी उनमें से एक लाइफ प्रोसेस है। सो आपके मन में ऐसा ख्याल आना चाहिए कि इफ़ अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं भी करता है तो भी वो जिंदा तो रह जाता है ना, उसको सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, वेदर दैट इंडिविजुअल, वेदर दैट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस और नॉट, उसके सर्वाइवल में कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। फिर भी हमने रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेसेस में क्यों रखा है, वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, ये हमको समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, अर्थ पे जितनी भी अगर स्पीशीज़ प्रेजेंट है, बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ प्रेजेंट है और वो रिप्रोड्यूस नहीं करती है, तो वो जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है उनके सर्वाइवल में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उनका जो लाइफ पीरियड है, जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। यानी ह्यूमन बीइंग 60 ईयर्स 80 ईयर्स तक वो सर्वाइव करेगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी और वो क्या कर रहा है, इट इज़ अनेबल टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, कुछ ईयर्स के बाद में वो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स की डेथ हो जाएगी और वहाँ पे आने वाली कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं रहेगी, यानी वो स्पीशीज़ ही वहीं पे ख़त्म हो गई। हर ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसा ही होगा अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। से फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, कैट्स, इफ़ दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, तो जितने ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होंगे, वो उनके डेथ के बाद में उनकी स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, यानी वो अर्थ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी वो स्पीशीज़। यानी किसी भी स्पीशीज़ के, किसी भी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ज़्यादा समय तक अर्थ पे रहते हैं तभी हमको उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है। अभी कोई एक ही जनरेशन तक है और फिर उसकी डेथ हो गई और कोई नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं आई, तो उसके बारे में लोगों को पता भी चलेगा क्या? नो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की एक जनरेशन है, उसके बाद में सेकंड जनरेशन आई ही नहीं, देयर इज़ नो रिप्रोडक्शन, तो शायद ह्यूमन बींग्स के बारे में भी किसी को पता ही ना हो, पता ही ना चले, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट समय के लिए अर्थ पे रहे होंगे, है ना। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ लाइफ प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंस क्या है, वो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करता है एंड उसका इम्पॉर्टेंस ऐसा है कि इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज़। अर्थ पे अगर किसी स्पीशीज़ को हज़ारों सालों तक जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जैसे कि कोई भी अदर एनिमल्स या प्लांट्स या कोई भी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उनको रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ देयर इज़ नो रिप्रोडक्शन, सो क्या होगा, सो देयर विल बी नो सर्वाइवल ऑफ दैट स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ अर्थ से गायब हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, उसका नामो निशान ही मिट जाएगा। ये हो गया कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ के कंटिन्यूटी के लिए, स्पीशीज़ के कंटिन्यूटी के लिए, यानी ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ आगे बढ़ती रहनी चाहिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन, यानी नए ऑर्गेनिज्म तैयार करना, नए ह्यूमन बींग्स फॉर्म करना, एंड दैट प्रोसेस इज़ नथिंग बट रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि वाई रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज एन लाइफ प्रोसेस, एज अ लाइफ प्रोसेस। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। वाई? बिकॉज टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, कंटिन्यूली अर्थ पे वो प्रेजेंट होनी चाहिए, सर्वाइव करना चाहिए उसने अर्थ पे, इसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो रहे हैं, कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, यानी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स अभी अर्थ पे प्रेजेंट है वही न्यू ह्यूमन बींग्स को फॉर्म करेंगे। सेम स्पीशीज बोल रहे हैं ना, यानी ह्यूमन बींग्स विल गिव बर्थ टू ह्यूमन बींग्स, डॉग्स विल गिव बर्थ टू डॉग, कैट विल गिव बर्थ टू कैट, यानी
सेम स्पीशीज के नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे एग्जिस्टिंग से, यानी जो अर्थ पे प्रेजेंट है उनसे। उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ओके, सो रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट वी हैव टू सी, जो आपको एक टॉपिक दिया है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। अभी हम बोल रहे हैं कि वो एक अपनी कॉपी तैयार कर रहे हैं, एक तरीके से नए ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहे हैं, तो क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होती है बेटा? क्या वो नए ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ठीक है, जो नए ऑर्गेनिज्म चाइल्ड वहाँ पे फॉर्म हुआ है उसको ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं। ओके, सो इफ आई यूज द टर्म ऑफस्प्रिंग, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम नेक्स्ट जनरेशन की चाइल्ड की, ठीक है, या नए ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग। सो सबसे पहले हमको पता है कि हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक फीचर्स की हम बात करें या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके बेसिक फीचर्स उसके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसका मतलब कोई तो ऐसी चीज़ होंगी जो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होके वो ऑफस्प्रिंग में आई, जिसके वजह से ये दोनों में बेसिक फीचर्स सेम है ना। तो वो चीज़ क्या है जो ट्रांसफ़र होके आई है? हमने सुना हुआ है कि जो डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, और उसी के वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट की वो ऑफस्प्रिंग में आ जाती है। पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक चाइल्ड में आती है ना। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 9th में हमने पढ़ा है, थोड़ा सा रिकॉल करो, है ना। न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट डीएनए प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। इधर लिखती हूँ मैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम्स हमको पता है 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, 46 क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम मतलब क्या? डीएनए तो सबको पता है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स, यानी डीएनए और प्रोटीन्स मिलके हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं? डीएनए और प्रोटीन्स के। सो अगर मैं डीएनए बोलूँ या क्रोमोसोम्स बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना, वो एक ही चीज़ है। एक्चुअली में क्या होता है, डीएनए बहुत लॉन्ग होता है, थ्रेड जैसा, तो उसकी प्रोटीन के मदद से कॉइलिंग की जाती है, क्योंकि वो उतना लंबा 1 मीटर या कई मीटर लंबा डीएनए को हमको छोटे से न्यूक्लियस में फिट करना होता है, तो हमको उसकी कॉइलिंग करनी पड़ती है। और वो कॉइलिंग जब हम करते हैं तो वो कॉइलिंग होने के बाद उसको अपने जगह में पकड़ के रखने के लिए हमको कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा कॉइलिंग हुआ स्ट्रक्चर, उसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये अभी सिर्फ मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ कि क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए क्या है, ठीक है। तो समझ में आया? अगर मैं तो हम कह सकते हैं डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर में प्रेजेंट है, तो इफ आई से क्रोमोसोम या डीएनए एक ही बात है। क्रोमोसोम जा रहा है मतलब ही डीएनए जा रहा है, एंड डीएनए ट्रांसफर हो रहा है मतलब क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो ये होता है। तो अभी क्रोमोसोम या डीएनए बोलूँ तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। सो हमको पता है न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए से, और ये डीएनए के पास में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है एक बॉडी की, है ना। बॉडी को पूरा किस तरीके से फंक्शन करना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास में होती है। हम डीएनए को मास्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि इट कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन। सारे प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन भी डीएनए के पास में होती है, यानी क्रोमोसोम के पास में होती है। और ये क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होके ऑफस्प्रिंग में आता है, इनहेरिट होता है ना हमारे पेरेंट्स से, हमको क्रोमोसोम ही मिलते हैं, डीएनए ही ट्रांसफर होता है। ओके, सो if in reproduction this DNA is getting transferred, the DNA is being transferred, अगर ये DNA ये क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे सबसे पहले DNA की एक कॉपी तैयार करनी पड़ेगी, है ना। DNA की एक कॉपी वहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी। सो अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ DNA कॉपी, यानी सबसे पहले अगर रिप्रोडक्शन करना है तो आपको क्या तैयार करना पड़ेगा? आपको डीएनए की कॉपी तैयार करनी पड़ेगी। अब डीएनए की एक कॉपी आप तैयार कर लोगे, इसका मतलब क्या है, एक सेल में डीएनए की 2 कॉपी तैयार हो गई है। अब एक सेल से 2 सेल हमको बनाने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज रिप्रोडक्शन मतलब ही क्या, नया ऑर्गेनिज्म बनाना, यानी वहाँ पे सेल डिवीजन होना जरूरी है। सो
द सेल देन डिवाइड्स टू गिव 2 सेल्स। सिर्फ अगर डीएनए बन जाए और वो डीएनए सेपरेट हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको एक प्रॉपर सेल चाहिए। यानी डीएनए के साथ में सारा सेल का अपैरेटस यानी सेल ऑर्गेनेल सब कुछ सिंथेसाइज होता है और फिर वो एक सेल डिवाइड हो जाता है 2 सेल में, ठीक है। द 1 सेल्स गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, है ना। डीएनए की एक कॉपी बन गई, सारे सेल अपैरेटस की कॉपी बन गई। अब एक सेल डिवाइड होकर क्या बना लेगा, 2 सेल्स बना लेंगे। लेकिन ये जो डीएनए कॉपिंग है इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। जो डीएनए का कॉपी हो रहा है बॉडी में, डीएनए का एक कॉपी तैयार हो रहा है, एक डीएनए से और एक डीएनए तैयार हो रहा है। तो ये प्रोसेस कैसी है, ये एक रिएक्शन है। बायोकेमिकल मतलब, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, केमिकल मतलब विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स हमारे बॉडी में ये सारा रिएक्शन हो रहा है। सो देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स, एरर होने के चांसेस है ना। वहाँ पे कोई भी रिएक्शन होती है तो वहाँ पे चांसेस तो होते ही है कुछ गड़बड़ी होने के। अब मुझे बताओ, हम डीएनए की कॉपी तैयार कर रहे हैं, डीएनए की अगर एग्जैक्ट वैसे की वैसी कॉपी तैयार होंगी तो जो नया ऑफस्प्रिंग रहेगा या जो नया सेल बनेगा वो एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा पेरेंट सेल से। क्लियर हो रहा है, एक नया सेल बनाया हमने वो एग्जैक्टली सिमिलर है पेरेंट सेल से। कब, अगर डीएनए की वैसी कॉपी तैयार हुई। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन है तो यहाँ पे एरर होने के चांसेस हैं। अब एरर आएंगे तो वहाँ पे वेरिएशन आएगा। एरर कुछ भी आ गया मतलब एरर के वजह से अब वो एग्जैक्टली सेम रह गया कि पहले वाले डीएनए जैसा, नो एग्जैक्टली सेम नहीं है, मतलब वहाँ पे वेरिएशंस यानी कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव वहाँ पर आ गए। एंड ड्यू टू दिस वेरिएशंस जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो सिमिलर होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल। दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर मतलब मिलते जुलते होते हैं, आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम। तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जब डीएनए कॉपी होगा और डीएनए जब कॉपी होगा तो वहाँ पे कुछ एरर हो सकते हैं और एरर के वजह से वहाँ पे कुछ वेरिएशंस आएंगे और वो वेरिएशंस के वजह से एग्जैक्टली सिमिलर यानी आइडेंटिकल वो ऑर्गेनिज्म नहीं रह जाएगा। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से वो डीएनए का कॉपी तैयार हुआ। अगर डीएनए के कॉपी में थोड़े से एरर आ गए तो वहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है अभी सबको, आपको, आप सब लोगों को। हम क्यों देख रहे हैं, हमको क्यों करनी है डीएनए की कॉपी, क्योंकि हमको पता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस चीज़ का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स, ट्रांसफर ऑफ डीएनए वहाँ पे होता है। तभी तो वो ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट जैसी होती है ना। जैसे कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तो सेम होती है हर स्पीशीज में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आई कहाँ से आई, वो डीएनए से। और वो डीएनए कहाँ से मिला उसको, उसके पेरेंट से मिला। तो उसके पेरेंट को एक डीएनए की कॉपी तैयार करनी पड़ेगी। अगर वो डीएनए की कॉपी तैयार कर रहा है बाय फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, तो वो पहला इवेंट हो गया रिप्रोडक्शन में, सबसे पहली स्टेप। और उसके बाद में वहाँ पे कॉपी करते दौरान कुछ वेरिएशंस आने के चांसेस है। सो ये वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये वेरिएशन क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी में, व्हाई दिस वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वो हमको देखना है। नाउ वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ये वेरिएशन जो है वो सर्वाइवल के लिए यानी जिंदा रहने के लिए किसी भी स्पीशीज की, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे स्पीशीज की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे प्रजाति की बात कर रहे हैं। उनके लिए ये वेरिएशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं सर्वाइव करने के लिए। अब कैसे दैट वी हैव टू सी हाउ दिस वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो देखो हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी इन्वायरमेंट में ड्रास्टिक चेंजेस यानी बहुत बदलाव आ रहे हैं, तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। ओके, सो ड्रास्टिक चेंजेस इन इन्वायरमेंट जैसे कि टेम्परेचर कोल्ड हॉट, टेम्परेचर कम ज़्यादा होते रहता है और ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इफ़ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सेम दे ऑल विल डाई। अब देखो एक ऐसी कंडीशन आ गई है जहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है। अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे वो तो कम टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाले थे। वो कैसे थे, उनकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक कैसे थी कि वो कम टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। लेकिन कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वी ऑल नो।
अब अगर वो ऑर्गेनिजम्स कम टेम्परेचर में सर्वाइव करते थे और उन्होंने कुछ वेरिएशन भी नहीं लाया अपने अंदर में, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दे ऑल विल डाई, वो सुटेबल नहीं रहे सर्वाइव करने के लिए, वो सब मर जाएंगे। और वो सब मर गए मतलब उनकी पूरी स्पीशीज ही खत्म हो गई, उनकी पूरी की पूरी स्पीशीज, उनकी पूरी की पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई। लेकिन इफ सम वेरिएशंस आर प्रेजेंट, लेकिन उनके बॉडी में कुछ, उनके मतलब सारे इसके नहीं हो सकता है, हम बोल रहे हैं ना ये एरर के वजह से हो रहा है, तो कुछ वेरिएशंस बहुत बहुत ड्रास्टिक होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। कुछ वेरिएशंस ऐसे भी होते हैं जिस ऐसे बड़े बड़े वेरिएशंस रहेंगे कि वो सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे उन वेरिएशंस के साथ। यानी वेरिएशन, चेंज अच्छा भी हो सकता है, चेंज बुरा भी हो सकता है। अगर वो चेंज अच्छा है तो वो रहेगा उस इंडिविजुअल में, लेकिन वो चेंज बुरा है तो उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो जाएगी, है ना, उसकी डेथ भी हो जाएंगी। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप में कुछ वेरिएशंस उनमें आए हैं इस चीज़ की वजह से, ठीक है, उनमें कुछ वेरिएशंस आए हैं। अब वो वेरिएशन ऐसा था कि वो हीट को टॉलरेट कर पा रहे थे, उस वेरिएशन उस चेंज की वजह से, ठीक है, उस चेंज की वजह से वो हीट में सर्वाइव कर पा रहे थे, हीट सह पा रहे थे। अब वो जो थे जिन्होंने वेरिएशन शो किए, कुछ में ही थे वो वेरिएशन, सब में तो नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली सब में एक ही तरीके का एरर आएगा क्या, सब में एक तरीके का एरर नहीं आएगा तो सब में एक तरीके का वेरिएशन भी नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे थे जिनमें ऐसा वेरिएशन आया जिसकी वजह से वो हीट को टॉलरेट कर पा रहे थे, तो वो सर्वाइव कर गए, यानी वो बढ़े हुए टेम्परेचर में भी जिंदा रह गए इन एडवर्स कंडीशन, मतलब जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर था। और इन दैट वे उनकी स्पीशीज अर्थ से खत्म हुई क्या, नहीं, वो स्पीशीज को उन्होंने सर्वाइव किया, वो स्पीशीज सर्वाइव हुई और वो जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होंगे, यानी वो स्पीशीज खत्म नहीं हुई। और इसके जगह पे ऑर्गेनिज्म की जगह पे आप एक बैक्टीरिया पुट कर सकते हो। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज हो गया है, बढ़ गया है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है, लेकिन जो बैक्टीरिया जिन्होंने कुछ भी वेरिएशन शो नहीं किया वो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, उनकी स्पीशीज ही गायब। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन्होंने वेरिएशन शो किया, वो वेरिएशन की वजह से वो हीट को रेजिस्टेंट हो गए, यानी हीट का उनके बॉडी पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, बढ़ते टेम्परेचर का उनके बॉडी पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने ये वेरिएशन शो किया वो सर्वाइव कर जाएंगे और उनकी स्पीशीज को खत्म होने से वो बचा लेंगे, स्पीशीज को खत्म होने से वो बचा लेंगे। इसीलिए हमने बोला वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, वो स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, यानी वो बैक्टीरियाज, पूरे के पूरे बैक्टीरिया को उन्होंने खत्म होने से बचा लिया, ठीक है। तो वेरिएशन, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल, यानी ये वेरिएशन का बड़ा रोल स्पीशीज के सर्वाइवल में है, उस इंडिविजुअल के सर्वाइवल में नहीं। एक इंडिविजुअल मर भी जाए, एक ह्यूमन बीइंग की अगर डेथ भी हो जाए तो देयर इज नॉट बिग इफेक्ट ऑन दैट स्पीशीज, उस पूरे स्पीशीज पे कोई बड़ा असर नहीं होगा। लेकिन पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म हो जाए तो अर्थ से, है ना, तो अर्थ से पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म होने से अगर बचाना है तो वहाँ पे किसका रोल आ जाता है, वेरिएशन का। अगर वेरिएशन होंगी, हमारी इन्वायरमेंट बदल रही है, बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ अगर हम खुद में बदलाव लाएंगे तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे, हम फिट हो पाएंगे सर्वाइव करने के लिए, है ना। बोलता है ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी जो बदलाव है वही एक कांस्टेंट चीज़ है, बदलाव नियम है किसका, नेचर का। तो चेंज, जब नेचर में, एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है और हम अगर खुद में चेंज ला पा रहे हैं, मतलब वेरिएशंस ला पा रहे हैं, सो वी विल बी फिट टू सर्वाइव। अगर हमारे में वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं तो हमारी पूरी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। इसीलिए वेरिएशन उस एक इंडिविजुअल, भले ही उस एक बैक्टीरिया के ऊपर में उतना बड़ा वेरिएशन का असर नहीं है, लेकिन वो वेरिएशन का ओवरऑल इफेक्ट देखे तो उसने स्पीशीज को बचा लिया। इसलिए वेरिएशंस सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके खुद के सर्वाइवल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन वो अकेला सर्वाइव होके पूरी स्पीशीज को भी बचा सकता है। सो स्पीशीज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी समझ में आया वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, वेरिएशन कहाँ से आए, डीएनए कॉपी हो रहा है, डीएनए कॉपी में कुछ एरर होंगे, उसके वजह से वेरिएशंस आएंगे, तो उसके वजह से वो सिमिलर होंगे लेकिन आइडेंटिकल यानी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होंगे। अब
डीएनए कॉपिंग क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन हो रहा है मतलब डीएनए की कॉपी, डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, क्योंकि डीएनए के पास ही सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसके वजह से हमको सिमिलैरिटी भी देखने को मिलती है पैरेंट और ऑफस्प्रिंग में। ओके, सो इतना सबको क्लियर हो गया है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? सबसे पहले डीएनए कॉपी तैयार हो रही है और ये डीएनए की कॉपी ही नए ऑर्गेनिज्म में आ रही है, यानी चाइल्ड में ऑफस्प्रिंग में आ रही है ना। डीएनए ही है ना जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होकर ऑफस्प्रिंग में आता है, यानी डीएनए अपने साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स, डीएनए के पास में सारी इंफॉर्मेशन है ना, यानी जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है, मतलब किसी के पेरेंट टॉल है तो वो चाइल्ड भी टॉल होगा, है ना। किसी के पेरेंट्स की हाइट टॉल है तो चांसेस होता है ना कि वो जो चाइल्ड हो, वो ऑफस्प्रिंग हो, वो भी टॉल हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये टॉलनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है। वो कहाँ से ट्रांसफर होके आई? वो कैरेक्टरिस्टिक उसको उसके पेरेंट्स से मिली। कैसे मिली? थ्रू डीएनए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो डीएनए के पास है। यानी पेरेंट्स से क्रोमोसोम यानी डीएनए ट्रांसफर होता है, इनहेरिट होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। तो इसीलिए डीएनए का कॉपी तैयार करना जरूरी है। डीएनए कॉपी नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा कैसे बेटा? तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए एक, और दूसरा दिस वी हैव डिस्कस कि डीएनए कॉपी जब होगा तो वेरिएशंस आएंगे तो उसको सर्वाइव करने में वो वेरिएशंस मदद करेंगी। यानी डीएनए कॉपी क्यों जरूरी है? क्योंकि डीएनए कॉपी से वेरिएशंस आ सकते हैं, चांसेस है। कुछ वेरिएशंस अच्छे होंगे, बुरे होंगे, लेकिन अगर वो वेरिएशन अच्छे हैं तो वो स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए वो मदद करेंगे, वो स्पीशीज को जिंदा रहने में मदद करेंगे। सो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट वी हैव सीन इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, क्यों कैसे वेरिएशंस आते हैं, क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है, क्यों वहाँ पे डीएनए का कॉपी वगैरह तैयार हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट ये रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे सेम स्पीशीज के, मतलब ह्यूमन नए ह्यूमन को फॉर्म करेगा, उसी को बोलता है रिप्रोडक्शन। नाउ दिस रिप्रोडक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सी द डेफिनेशंस। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पैरेंट, या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सिंगल पैरेंट, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है, एंड विदाउट हेल्प ऑफ सेक्स सेल्स और गमेट्स। एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है और वहां पे गमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। अब ये गमेट क्या है बेटा? गमेट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब देखो रिप्रोडक्टिव सेल्स ये वर्ड आए, सेक्स सेल्स ये वर्ड आए, गमेट्स ये वर्ड आए, या जर्म सेल्स ऐसा कुछ वर्ड आए, तो इतना समझ लेना कि ये सारे जो सेल्स है ये सारे रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ये सारे रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ठीक है, ये सारे रिप्रोडक्टिव सेल्स है। तो ऐसे कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल, ऐसे कोई भी सेक्स सेल्स या गमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? विदाउट वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और सिंगल पैरेंट, एक ही पैरेंट होता है। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फिजन, ठीक है, और जो भी है फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तब आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे कहीं भी गमेट, सेक्स सेल्स, जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स ऐसा शब्द आ नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व ही नहीं होती है। ओके, सो ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे सेक्स सेल्स, गमेट्स इन्वॉल्व नहीं है और एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, उसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? उसका अपोजिट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय टू पैरेंट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो पेरेंट्स, मतलब मेल पैरेंट, फीमेल पैरेंट, मदर, फादर, दोनों इन्वॉल्व अगर है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे यूज ऑफ गमेट्स भी आ जाता है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स की मदद से, गमेट्स की मदद से, जर्म सेल्स की मदद से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर इनके मदद से नहीं हो रहा है, कोई भी वहाँ पे गमेट इन्वॉल्व नहीं है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक पैरेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो पैरेंट है एक पैरेंट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो पेरेंट्स है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो रहा है? फिर से बेसिक डिफरेंस किसी ने पूछ लिया असेक्सुअल सेक्सुअल का। असेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स मेल एंड फीमेल। गमेट्स कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं बताओ मेरे को, गमेट्स वगैरह क्या है? ठीक है, इतना ध्यान में रखो, गमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कौन से रिप्रोडक्शन में? अगेन सेक्सुअल। यहाँ पे नहीं है ना, विदाउट बोल रहा है, यहाँ पे नहीं है। गमेट्स वगैरह कहाँ इन्वॉल्व है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जैसे मेल गमेट होता है स्पर्म, फीमेल गमेट होता है ओवम, ये सब हम आगे में पढ़ने वाले हैं, उसकी टेंशन आप मत लो कि गमेट्स क्या है मैम एंड हाउ दे आर इन्वॉल्व। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाएंगे तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से गमेट्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अभी तो इतना समझ में आ गया ना व्हाट, कि गमेट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है बेटा ना। एक और चीज़ यहाँ पे आप समझ लेंगे कि रिप्रोडक्शन हो रहा है मतलब सेल डिवीजन जरूरी है, सेल डिवाइड होगा तभी रिप्रोडक्शन वहाँ पे होगा। 1 से 2 सेल बनेंगे देन ओनली रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस। तो ये जो सेल डिवीजन होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इसके बारे में नहीं दिया है, लेकिन आगे में आप एस्चान वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे, मियोसिस, माइटोसिस। तो मैं आपको यहीं पे उसका शॉर्ट में बता दे रही हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में वो सारी चीज़ें दी नहीं है बेटा। सो दैट वी विल नॉट गो इनटू दैट पार्ट। अगर आप स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक उठा कर देखते हो तो वहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से मियोसिस, माइटोसिस कैसे होता है, सेल डिवीजन की प्रोसेस कैसे होती है, वो सारा बताया हुआ है। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में वो चीज़ नहीं है, सो हम वो डिस्कस भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि मियोसिस, माइटोसिस क्या होता है, सो दैट अगर आगे जाके कहीं भी ये शब्द है तो आपको उतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सेल डिवीजन जो है ना, सेल डिवीजन की प्रोसेस, एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, है ना, डीएनए की कॉपी हो रही है, एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं। तो ये सेल डिवीजन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स के टाइम पे यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स के टाइम पे जो सेल डिवीजन होगा उस सेल डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, अपने टेक्स्ट बुक में या नोट्स में कहीं भी प्रॉपरली नोट करके लिख के रख दो, क्योंकि बाद में आपको समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा मैंने ये सुन रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है तो मेरे ध्यान में रहेगा। नहीं बेटा, अपने दिमाग पे कभी भी भरोसा मत करो कि मुझे याद रहेगा। नो, लिख के रख लो, लिख के रख लो। ओके, सो मियोसिस, मियोसिस मतलब कौन सा सेल डिवीजन जो कब हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स के टाइम पे। अब मुझे बताओ, फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स मतलब असेक्सुअल में होगा या सेक्सुअल में होगा? बताओ कमेंट करके बताओ। मियोसिस कब होता है? फॉर्मेशन ऑफ गमेट के टाइम पे जो सेल डिवीजन हो रहा है, यानी गमेट्स, सेक्स सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स के फॉर्मेशन के टाइम पे जो सेल डिवीजन होता है उसको कहते हैं मियोसिस। तो टेल मी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा? कमेंट करो फास्ट, कहाँ पे होगा? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली व्हाई? बिकॉज गमेट का इन्वॉल्वमेंट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही है, और सेक्सुअल में तो गमेट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो मियोसिस वहाँ पे कहीं पे भी होगा क्या? नो। सो दूसरा होता है माइटोसिस, सेल डिवीजन इन बॉडी सेल्स, यानी गमेट को अगर छोड़ दिया, रिप्रोडक्टिव सेल्स को, सेक्स सेल्स को, जर्म सेल्स को अगर छोड़ दिया, तो उसके अलावा बॉडी में जितने भी सेल है, बॉडी में जितने भी सेल है उनका डिवीजन होता है माइटोसिस से। मतलब हार्ट का सेल, किडनी का सेल, स्किन, एपिथेलियम टिश्यू, है ना, सब सेल डिवीजन हो रहा है। बॉडी ग्रो होती है, हमारी बॉडी ग्रो हो रही है। ग्रोथ कब होगी? जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तभी ग्रोथ होगी, मतलब सेल डिवीजन होगा वहाँ पे। तो कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस। बॉडी के सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में होता है माइटोसिस। और मियोसिस फिर कैसे सेल डिवीजन है? वो ऐसा सेल डिवीजन है जो सिर्फ गमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होगा, यानी स्पर्म बन रहा है, ओवा बन रहा है, तब ही मियोसिस होगा। यानी मियोसिस सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। और फिर असेक्सुअल किससे होगा? असेक्सुअल में गमेट इन्वॉल्व ही नहीं है, तो असेक्सुअल में जो सेल डिवीजन होगा वो सिंपली माइटोसिस से होगा। और हमारे बॉडी के जो बाकी के नॉर्मल सेल होते हैं, गमेट को छोड़ दे, तो वहाँ पे भी क्या होगा बेटा? वहाँ पे भी माइटोसिस ही होगा। इतना क्लियर है सबको? कौन सा कब हो रहा है उतना बस आपको ध्यान में रखना है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक चीज अगर आप ध्यान में रख लोगे, मियोसिस गमेट फॉर्मेशन के टाइम हो रहा है, तो दूसरा आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गमेट फॉर्मेशन के टाइम मियोसिस हो रहा है, गमेट फॉर्मेशन तो सेक्सुअल में ही होता है, तो फिर मियोसिस सिर्फ सेक्सुअल में होगा, इतना आप बता सकते हो। और बाकी के सारे बॉडी सेल में माइटोसिस होगा, यानी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस होगा। इतना क्लियर है सबको?
ठीक है, जो भी नए पॉइंट्स बता रही हूँ ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखो, टेक्स्ट बुक प्रॉपरली रीड करो, डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह आप स्क्रीनशॉट करके अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, या आई वुड से कि रेफर एसचांद, उसमें सारी डेफिनेशंस एंड ऑल दिए हैं। प्रॉपरली आपको अपने नोट्स बना लेने हैं बेटा। और आप लोग मेरे को होमवर्क नहीं सेंड कर रहे हो, सब लोग नोट्स बना के फोटोज लेके होमवर्क सेंड करेंगे। अदरवाइज अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो हम आपको लिंक भेजना भी बंद कर देंगे। देयर इज़ नो नीड, आप घर पे बैठ के कर ही नहीं रहे और हम आपको इतने अच्छे से पूरा समझा के दे रहे हैं, आपके पीछे मेहनत ले रहे हैं और आप खुद घर पे बैठ के आराम से एफर्ट्स नहीं ले रहे हो। सो देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू अटेंड क्लासेज ऑल्सो। अभी आप छोटे क्लास में नहीं हो, 10th में आ गए हो, सीरियसनेस लेकर आओ थोड़ी सी, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करके रखो एंड सेंड करो नोट्स। ओके, सो अभी हम इतना पूरा क्लियर हो गया सबको, आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल सेक्सुअल। ठीक है, एक पेरेंट, दो पेरेंट, गमेट्स इन्वॉल्व है, गमेट्स नहीं है। गमेट्स इन्वॉल्व है मतलब सेल डिवीजन कौन सा, मियोसिस, इधर माइटोसिस, बाकी के सेल में गमेट को छोड़ दिया तो माइटोसिस। ओके, सो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम अभी पढ़ेंगे बेटा। ओके, नोट्स आप लोगों को सब तैयार कर लेने अच्छे से। Now we will see different modes of asexual reproduction. Asexual reproduction मतलब फिर से एक बार बता दो, जहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट, यानी एक ही पेरेंट मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। अब वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, दो ऑर्गेनिज्म ऐसा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, मेल या फीमेल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व होता है। इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सो लेट्स सी, सो हमारा फर्स्ट जो है, फर्स्ट मोड जो है वो है फिजन, वो है फिजन। नाउ फिजन का मीनिंग क्या होता है, फिजन और फ्यूजन ऐसे दो वर्ड होते हैं, फिजन और फ्यूजन दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, फिजन एंड फ्यूजन अपोजिट वर्ड्स है। फिजन का मीनिंग होता है ब्रेकिंग, ब्रेक होना, डिवाइड होना, ब्रेक होना, डिवाइड होना, टूटना, उसको हम कहते हैं फिजन। तो फ्यूजन किसको कहेंगे, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, जुड़ना, ठीक है, फ्यूज होना, जुड़ना, यूनाइट होना, उसको कहते हैं फ्यूजन। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं फिजन मतलब सिंपली एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना लेगा, एक सेल ब्रेक होके टूट के दो सेल में सिंपली डिवाइड हो जाएगा, उसको हम कहते हैं फिजन, उसको हम कहते हैं फिजन। ये किस में होता है फिजन, फिजन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जो सिर्फ एक सेल का बना है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एंड ऑल, ठीक है, या बैक्टीरियाज। सो वो डिवाइड होकर दो नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर लेते हैं। तो जैसे कि ये किस में हमको देखने को मिलता है, बैक्टीरियाज में या प्रोटोजोआ में वगैरह हमको देखने को मिलता है। अब सबसे पहले अमीबा, अब सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फिजन, बाइनरी और मल्टीपल, ऐसे दो वर्ड यहाँ पे आ रहे हैं। बताओ बाइनरी से क्या लग रहा है आपको, बाइनरी, बाय मतलब टू, यानी फिजन तो हो रहा है, ब्रेक तो हो रहा है, लेकिन बाइनरी मतलब एक सेल कितने सेल में डिवाइड होगा, टू सेल्स। ये हमको देखने को मिलता है अमीबा में, है ना, ये हमारा अमीबा है, अमीबा पेरेंट सेल, इसको हम कह सकते हैं अमीबा। फिर इसका देखो न्यूक्लियस ऐसा इलॉन्गेट होगा, न्यूक्लियस इलॉन्गेट होगा और न्यूक्लियस डिवाइड होगा। फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना चाहिए, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और इस तरीके से एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, टू डॉटर सेल्स इनको बोलते हैं बेटा, डॉटर अमीबा। क्या कहते हैं, डॉटर अमीबा, एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स बना ले रहा है, टू डॉटर सेल्स बना ले रहा है, टू अमीबास बना ले रहा है, ठीक है, कैसे, सिंपली। अब इसमें बताओ मेरे को एक्सिस ऑफ डिवीजन, एक्सिस ऑफ डिवीजन मतलब वो सेल कहाँ से डिवाइड होगा, कहाँ से ब्रेक होगा, वो फिक्स नहीं होता है। मतलब ये अमीबा ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, ये अमीबा ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, ये इधर से भी डायगोनली भी डिवाइड हो सकता है, यानी अमीबा आपको पता है ना, अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। सो ये किधर से भी ऐसे या ऐसे या ऐसे कैसे भी कोई भी एक्सिस पे दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, इसीलिए ये हो गया सिंपल बाइनरी फिजन। समझ में आ गया।
अमीबा में एक्सिस फिक्स्ड है क्या? नो। बट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो बाइनरी फिजन शो कर रहे हैं। बाइनरी फिजन यानी एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना रहा है, लेकिन बेटा उनमें एक्सिस ऑफ डिवीजन फिक्स्ड रहेगा। एक्सिस ऑफ डिवीजन मतलब किधर से वो डिवाइड होने वाला है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा क्या, वर्टिकली डिवाइड होगा क्या, डायगोनली डिवाइड होगा क्या, वो फिक्स्ड होगा। लेकिन यहाँ पे अमीबा में ऐसा फिक्स्ड है क्या? नो। सो उसका एग्जाम्पल है लेशमेनिया। उसका एग्जाम्पल है लेशमेनिया। लेशमेनिया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। काला आजार एक बीमारी होती है, काला आजार, वो लेशमेनिया की वजह से होती है। ओके, लेशमेनिया की वजह से काला आजार ये डिजीज होता है। सो अगर अभी हम लेशमेनिया को देखें तो लेशमेनिया भी हमको बाइनरी फिजन शो कर रहा है, यानी ये भी यूनिसेलुलर होता है, एक लेशमेनिया डिवाइड होकर दो लेशमेनिया बना लेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सिस ऑफ डिवीजन फिक्स्ड होता है बेटा, एक्सिस ऑफ डिवीजन फिक्स्ड होता है। ये ऐसा होता है लेशमेनिया, इसका एक्सिस ऑफ डिवीजन होता है ऐसा, वर्टिकली डिवाइड होगा, वर्टिकली डिवाइड होगा। देखो एक से दो न्यूक्लियस बन गए, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और फिर एट लास्ट एक लेशमेनिया से दो लेशमेनिया बन गए। लेकिन ये ऐसे डिवाइड हो सकता है कि ऐसे? नो। ऐसे भी डिवाइड नहीं हो सकता, ये ऐसे भी डिवाइड नहीं हो सकता, कैसे ही डिवाइड नहीं होगा। लेशमेनिया में अगर फिजन हो रहा है तो वो हमेशा वर्टिकली ही होगा, यानी ओरिएंटेशन यानी कि एक्सिस ऑफ डिवीजन यानी किस एक्सिस पे वो डिवाइड होने वाला है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, लेशमेनिया में तो एक लेशमेनिया से दो ऐसे बिग, उसमें ऐसा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। समझ में आया? अमीबा में फिक्स्ड है क्या? नो। अमीबा में हमको पता है कोई स्पेसिफिक शेप भी नहीं होता है, कोई भी एक्सिस पे वो डिवाइड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। टेल मी, बाइनरी फिजन में एक से दो सेल बन रहे थे, मल्टीपल फिजन, फिजन मतलब ब्रेकिंग हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, टूट रहा है, लेकिन मल्टीपल इसमें यानी एक सेल से बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। वो हमको किसमें देखने को मिलता है? दैट हैपेंस इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल ऐसे बेटा है, मलेरियल पैरासाइट। ओके, व्हाट इज मलेरियल पैरासाइट? मलेरियल पैरासाइट मतलब मलेरिया जो डिजीज होता है ना, वो किसके वजह से होता है? वो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। ठीक है, मलेरिया जो डिजीज है वो होता है प्लाज्मोडियम के वजह से। सो कैसे होता है मल्टीपल फिजन? देखो मल्टीपल फिजन ऐसा होता है बेटा कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर होता है, वो अपने आजू बाजू में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर लेता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर लेता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं सिस्ट। लेट मी सी, दिख रहा है क्या? या ओके, इट इज विजिबल। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या कहते हैं? सिस्ट। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं बेटा सिस्ट। और उस सिस्ट के अंदर में वो न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, यानी न्यूक्लियस को बहुत बार डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म बहुत बार डिवाइड होगा, तो उसके अंदर में बहुत सारे डॉटर प्लाज्मोडियम बन जाएंगे, डॉटर सेल्स बन जाएंगे। और फिर क्या होता है, ये जो सिस्ट है वो ब्रेक होता है। सिस्ट ब्रेक होगा, टूट जाएगा, सिस्ट ब्रेक होगा, टूट जाएगा, तो जो अंदर में बहुत सारे डॉटर सेल बन गए थे वो रिलीज हो जाएंगे। दिख रहे हैं, डॉटर सेल रिलीज हो जाएंगे और इस तरीके से मल्टीपल फिजन हुआ, यानी एक सेल से बहुत सारे सेल बने, लेकिन कैसे? सिस्ट फॉर्मेशन से। सिस्ट दिख रहा है ना, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग अपने आजू बाजू में वो बना लेता है। तो इस तरीके से हो रहा है फिजन। इजी टू अंडरस्टैंड है, ज़्यादा टफ नहीं है। फिजन बाइनरी हो सकता है, यानी एक सेल डिवाइड होकर दो, या मल्टीपल, एक से बहुत सारे सेल बन रहे हैं। ओके, बट किसमें होता है? ध्यान रखने वाली बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। अमीबा में किधर भी हो सकता है, कोई भी एक्सिस पे हो सकता है। दो डॉटर अमीबा बन गए यहाँ पे। लेशमेनिया में फिक्स्ड होता है ना। पैरामीशियम पता है ना आप लोगों को? पैरामीशियम होता है, इस तरीके से पैरामीशियम होता है। तो पैरामीशियम भी फिजन शो करता है और वो ऐसे डिवाइड होता है बेटा, वो वर्टिकली डिवाइड होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है। ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपके बुक में नहीं दिया है, तो जितना दिया उतना ही याद करो। फिर मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलेगा? प्लाज्मोडियम में, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडिया, उसमें देखने को मिलता है। क्या होता है? सिस्ट फॉर्म हो जाता है, एक सिस्ट फॉर्म हो जाता है। ओके, और फिर सिस्ट के अंदर में बहुत सारे डॉटर सेल बन जाएंगे और फिर सिस्ट ब्रेक होगा और डॉटर सेल रिलीज हो जाएंगे। सो दिस वाज योर फिजन।
अलगी, ठीक है, स्पायरोगायरा इज अलगी। अब इसमें क्या होता है, स्पायरोगायरा की जो बॉडी है वो ब्रेक्स इनटू मेनी पीसेस। इसमें क्या हो रहा है, इसकी बॉडी, स्पायरोगायरा कैसा है, मल्टी सेलुलर होता है। इधर में यूनिसेलुलर में हमने देखा, ये कैसा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसकी बॉडी, ये स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा, उसकी बॉडी ब्रेक होती है, ब्रेक्स इनटू मेनी पीसेस, यानी ऐसे पीसेस में ब्रेक होंगी, पीसेस में ब्रेक होंगी। और ब्रेक होने के बाद जो ये पीसेस बने ना, ये पीसेस, हर एक पीस, ये जो 3 अलग अलग 3 स्पायरोगायरा यहाँ पे बने, ये तीनों पीस अपनी लाइफ इंडिविजुअली आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये इंडिपेंडेंटली जिएगा, ये भी इंडिपेंडेंटली और ये भी इंडिपेंडेंटली, यानी स्पायरोगायरा की बॉडी ब्रेक हुई पीसेस में, और ब्रेक होने के बाद जो हर एक पीस बना, पीस मतलब क्या, फ्रैगमेंट, पीस मतलब ही फ्रैगमेंट, यानी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हुआ, तो उसका नाम क्या पड़ गया, फ्रैगमेंटेशन। यानी स्पायरोगायरा की पहले बॉडी अच्छे से ग्रो हो जाएंगी, बहुत लंबी ग्रो हो जाएंगी, और फिर वो ब्रेक होगा, पीसेस में ब्रेक होगा, फ्रैगमेंटेशन वहाँ पे होगा, फ्रैगमेंट तैयार होंगे, और हर एक फ्रैगमेंट जो है वो इंडिविजुअली अपनी लाइफ आगे में कंटिन्यू करेगा। तो ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। बेसिक डिफरेंस फिजन और फ्रैगमेंटेशन में क्या है, फिजन यूनिसेलुलर में होता है, फ्रैगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में होता है। ओके, आई होप ये दो आपको क्लियर हो गए होंगे। वहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी में आपको बोला है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स या टिश्यू के बने हुए होते हैं, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग सेल या टिश्यू के बने हुए होते हैं। सो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो सिंपल एक एक सेल डिवाइड होकर हो सकता है क्या, नो, एक एक सेल डिवाइड होकर वहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के मदद से होता है। और रिप्रोडक्टिव सेल जो है बेटा, उनके पास में फिर वो मतलब ऐसे भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसमें से सुटेबल कंडीशन आने पर एक सेल से अलग अलग सेल बन सकते हैं, अलग अलग सेल वहाँ पे तैयार हो सकते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन हम देखेंगे आगे में, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वहाँ पे देखेंगे हम, वहाँ पे एक सेल से पूरे के पूरे सेल्स तैयार हो जाते हैं। तो वो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है मल्टी सेलुलर के पास में, क्योंकि वहाँ पे एक एक सेल का डिवीजन पॉसिबल है क्या, नो। तो ये हो गया फिजन और फ्रैगमेंटेशन। इसके बाद में हम आगे का देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा रीजनरेशन, नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनरेशन। अब रीजनरेशन के वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है, जनरेट होना। रीजनरेशन मतलब फिर से जनरेट होना। देखो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स, बॉडी के हिस्से से, एक कोई भी हिस्से से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फिर से फॉर्म हो जाता है, उसको कहते हैं हम रीजनरेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा जिसमें ऐसी एबिलिटी होती है कि अगर उनकी बॉडी को हमने छोटे पीसेस में कट कर दिया या किसी वजह से एक्सीडेंटल उनकी बॉडी पीसेस में ब्रेक हो गई, तो वो हर एक पीस से पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म फिर से रीजनरेट हो जाता है। ऐसे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं रीजनरेशन। अब ये होता कैसे है, तो उसके लिए ना उनके पास में होते हैं बेटा स्पेशलाइज्ड सेल्स, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, वो प्रोलिफरेट होंगे। प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड, ठीक है, डिवाइड होंगे, स्पेशल सेल्स होंगे, वो स्पेशल सेल्स डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके बहुत सारे मास ऑफ सेल वो फॉर्म कर लेंगे और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनेंगे। उन सेल्स से अलग अलग तरीके के सेल्स बनेंगे। अभी हमको एक पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार करना है, यानी अलग अलग तरीके के सेल्स हमको फॉर्म करने पड़ेंगे। तो उनके पास में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, वो डिवाइड होंगे, प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड होंगे, डिवाइड होने के बाद वो डिफरेंशिएट होंगे, मतलब अलग अलग तरीके के सेल्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का सेल, जो भी उसमें ऑर्गन्स होंगे, जो भी उसमें बॉडी पार्ट्स होंगे, उनके अलग अलग सेल्स वो फॉर्म कर लेते हैं और इस तरीके से वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं। ये होता है रीजनरेशन में। जैसे कि हमने एक बहुत कॉमन एग्जांपल रीजनरेशन का देखा है लिजर्ड में बेटा, लिजर्ड में, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं है क्योंकि वो लिमिटेड रीजनरेशन होता है, लिमिटेड रीजनरेशन। छिपकली आपने देखी होंगी, अगर उसकी टेल टूट जाए, उसकी टेल टूट जाए तो क्या होता है, वो जो उसकी बॉडी है उसमें टेल फिर से रीजनरेट हो जाती है। इसका मतलब उसके पास में स्पेशल टाइप ऑफ सेल होंगे ना, जिन्होंने डिवाइड होकर अलग अलग सेल बनाया और वहाँ से टेल फॉर्म हुआ। लेकिन वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है क्योंकि जो टेल अलग हुई थी, वो जो टेल वाला हिस्सा था उसमें फिर से बॉडी ग्रो हुई क्या, नहीं।
तो वो हम रिप्रोडक्शन में नहीं देखते, लेकिन वो भी रीजनरेशन ही है। वो कैसा रीजनरेशन है? लिमिटेड, सिर्फ टेल वहाँ ग्रो हो सकती है, ठीक है। सो ये आपको रीजनरेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है बेटा प्लेनेरिया वगैरह में। प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है जो रीजनरेशन शो करता है। देखो ऐसा कुछ होता है प्लेनेरिया। अब ये समझो प्लेनेरिया की बॉडी 3 पीसेस में ब्रेक हो गई। ये हेड, ये मिडल पोर्शन और ये टेल वाला, ये 3 पीसेस में ब्रेक हो गई है, 3 पीसेस में ब्रेक हो गई। तो ये हेड से भी पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा, ये मिडल पोर्शन से भी पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा, और ये टेल से भी पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। यानी होल ऑर्गेनिज्म बना, हर एक बॉडी पार्ट से, हर एक बॉडी पार्ट से होल ऑर्गेनिज्म बना। यानी 3 पीसेस में ब्रेक हुआ तो एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन गए। तो ये होता है रीजनरेशन। क्यों पॉसिबल हो पाया है? स्पेशल सेल्स के वजह से, जो डिवाइड होंगे और अलग अलग तरीके के सेल बनाएंगे और उसके मदद से पूरा का पूरा इंडिविजुअल वहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो ये होता है रीजनरेशन। आई होप क्लियर हो गया है, नाम से ही पता चल रहा है। बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है बेटा, ये जो भी हमने पढ़े, फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, ईजी चीजें हैं। ओके, सिंपल तरीके से वो सारी हो रही है। अब देखो, रीजनरेशन इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज रिप्रोडक्शन। इसको हम एग्जैक्टली सेम एज रिप्रोडक्शन क्यों नहीं बोल सकते हैं? अब बताओ, रिप्रोडक्शन अगर किसी ऑर्गेनिज्म को करना है तो क्या वो वेट करेगा कि मेरी बॉडी किसी एक्सीडेंट की वजह से हिस्से में टूटेगी या कोई आके मुझे काटेगा तब जाके मेरे हर एक पीस से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा और तब जाके रिप्रोडक्शन होगा? क्या वो वेट कर सकता है ये सारी एक्टिविटीज के लिए? नो। सो इसीलिए उसको हम एक ट्रू रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं कह सकते, बट एक्चुअली में वहाँ पे रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। तो ये हो गया रीजनरेशन। क्लियर है सबको? इजी है, स्पेशल सेल्स की वजह से वो होता है। नेक्स्ट है बडिंग। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग हमको देखने को मिलता है हाइड्रा में और ईस्ट में। ईस्ट है बेटा यूनिसेलुलर और हाइड्रा होता है मल्टीसेलुलर। हाइड्रा कैसा है? मल्टीसेलुलर, और ईस्ट है यूनिसेलुलर। तो दोनों में हमको बडिंग देखने को मिलती है। ईस्ट में कैसा होता है? देखो ईस्ट क्या है? ईस्ट होती है एक यूनिसेलुलर फंगस। ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगस है जो बडिंग वाले मेथड से रिप्रोडक्शन शो करती है। अब बडिंग में क्या होता है? बडिंग में एक बड फॉर्म होता है, बड। अब बड क्या है? बड मतलब बेटा एक ऐसा आउटग्रोथ। आउटग्रोथ मतलब उसके सेल के ऊपर में कुछ ऐसा उभार, एक ऐसा आउटग्रोथ हमको देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं बड। जिसको हम क्या कहते हैं? बड। अब क्या होगा? ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और एक न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस जो है वो इस बड में आ जाएगा, इस बड में आ जाएगा। फिर ये बड में वो बर्ड का सफिशिएंट ग्रोथ होगा, वो बर्ड का सफिशिएंट ग्रोथ होगा। हो सकता है उस दौरान और भी बर्ड वहाँ पे फॉर्म हो जाए, और जब उसका सफिशिएंट ग्रोथ हो गया तो ये जो बर्ड है ना, ये बर्ड सेपरेट हो जाएंगे पेरेंट सेल से, और ये हर एक बर्ड अपने इंडिविजुअल लाइफ को कंटिन्यू करेगा एज अ न्यू ईस्ट सेल। समझ में आ रहा है क्या हुआ ईस्ट में? ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। यूनिसेलुलर फंगस लिख के रख लेना, एक यूनिसेलुलर फंगस है ईस्ट, जो बडिंग से रिप्रोडक्शन शो करती है। उसके बॉडी में एक बड फॉर्म हो जाएगा, एक आउटग्रोथ फॉर्म हो जाएगी। अब वो बड ग्रो होगा, सफिशिएंटली ग्रो होगा, और ग्रो होने के बाद में वो टूट जाएगा, पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगा और खुद की इंडिविजुअल लाइफ कंटिन्यू करेगा बेटा। ओके, सिंपल है। आपको टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज भी दी है, 8.1 में शायद ईस्ट का बताया है, तो वो एक्टिविटीज आप पढ़ लेना बेटा। वो एक्टिविटीज में वही बताया कि किस तरीके से आप ये सारी प्रोसेस कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हुए देख सकते हो। ईस्ट मार्केट में मिलता है, बेकिंग में यूज करते हैं हम। ईस्ट लेकर आओ, वाटर में शुगर डालो, ईस्ट डालो, ईस्ट बडिंग करना चालू कर देगा। फिर सैंपल लो, माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे डालो वो, और आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको बडिंग होता हुआ दिखाई देगा। तो वो सारी एक्टिविटीज जो दी है वो आपको पढ़ लेनी है बेटा, ठीक है, नॉट डिफिकल्ट। वो आपका होमवर्क है, एक्टिविटीज पढ़ लेना। सो ये हो गया ईस्ट में। अब बडिंग हाइड्रा में कैसे होता है? देखो, हाइड्रा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा में रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। हाइड्रा में क्या होता है? रीजनरेटिव सेल्स। उसके वजह से क्या होगा? रिपीटेड सेल डिवीजन। देखो यहाँ पे क्या हुआ, समझ लो, यहाँ पे बर्ड फॉर्म होने वाला है, ये हाइड्रा है, तो यहाँ पे रिपीटेटिव सेल डिवीजन होगा, यानी बहुत सारे सेल एक जगह पे रिपीटेटिव सेल डिवीजन होगा, बहुत बार सेल डिवीजन होते जाएगा। तो सेल डिवीजन जब होते जाएगा तो वहाँ पे एक ऐसा आउटग्रोथ तैयार हो जाएगा ना, ड्यू टू सेल डिवीजन, एक मास ऑफ सेल का एक गुच्छा, एक आउटग्रोथ यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इस आउटग्रोथ को ही हम कहते हैं बर्ड।
ईस्ट में सिंपल हो रहा था क्योंकि एक ही सेल है, वो यूनिसेलुलर है, बट ये मल्टी सेलुलर है ना, तो इसमें रीजनरेटिव सेल होते हैं। वो रीजनरेटिव सेल एक स्पेसिफिक साइट पे बहुत बार डिवाइड होंगे, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा और आउटग्रोथ वहाँ तैयार हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं बर्ड। अब ये बर्ड ग्रो होगा और बर्ड ग्रो होने के बाद वहाँ पे एक टाइनी इंडिविजुअल, मतलब एक टाइनी छोटा सा हाइड्रा, बेबी हाइड्रा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। और फिर जब ये सफिशिएंटली ग्रो हो जाएगा, इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, ये पेरेंट्स से ही उसको खाना मिलेगा। और जब ये हाइड्रा सफिशिएंटली ग्रो हो जाएगा, जब ये ग्रो हो जाएगा तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यहाँ से टूट जाएगा और फॉल होगा और अपनी इंडिविजुअल लाइफ ये हाइड्रा फिर कंटिन्यू करेगा। समझ में आया? ये जब सफिशिएंटली ग्रो हो गया तो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और अपनी खुद की लाइफ, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल लाइफ आगे में कंटिन्यू करेगा। तो ये था बडिंग, ठीक है। बडिंग दोनों में हमने देखा, ईस्ट में भी और हाइड्रा में भी। ये रीजनरेशन में क्या हो रहा है, पीसेस से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है। यहाँ पे बर्ड फॉर्म हो रहा है, ओके। यहाँ स्पेशल सेल्स होते हैं जो डिवाइड होंगे और अलग अलग तरीके के सेल बनाएंगे। यहाँ पे भी रीजनरेटिव सेल्स होते हैं जो डिवाइड होंगे और बर्ड फॉर्म करेंगे। फिर बर्ड से छोटा हाइड्रा बनेगा या जो भी इंडिविजुअल है, फिर वो पेरेंट से सेपरेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और अपनी लाइफ कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे हर एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, वो हो गया रीजनरेशन। सो ये समझ में आ गया होगा। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वी विल सी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये हमको प्लांट्स में देखने को मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। मतलब ध्यान से समझो, बहुत ईजी है। हमको पता है कि कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है सीड्स के थ्रू। हम सीड सो करते हैं, नया प्लांट उगता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो हम आगे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जहाँ पे अगर हमको उसका नया पौधा तैयार करना है तो हम लीफ के मदद से, स्टेम या रूट के मदद से भी पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। यानी रूट के मदद से या स्टेम या लीफ के मदद से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। उस तरीके को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल की मदद से समझो, जैसे क्या होता है पोटैटो। अब हमने देखा है पोटैटो होता है, उसके ऊपर में देखो अगर कुछ समय हो जाए तो ऐसा व्हाइट कलर की आईज, हम बोलते हैं पोटैटो के आईज फॉर्म हो जाती है व्हाइट कलर की, है ना। तो ये पोटैटो में ये आईज के मदद से रिप्रोडक्शन हो सकता है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, नया प्लांट तैयार करना है, प्लांट्स में, है ना, नया पौधा तैयार करना है, वैसे रिप्रोडक्शन होगा। तो अगर हमने पोटैटो का एक पीस लिया जिसमें ये बर्ड या फिर आई बोल सकते हो आप प्रेजेंट है, और इसको ले जाके सॉइल में सो कर दिया, तो वहाँ से नया प्लांट तैयार हो जाएगा। नया प्लांट पोटैटो का तैयार हो जाएगा। यानी प्लांट के पार्ट के मदद से, कोई प्लांट के पार्ट के मदद से अगर हम पूरा का पूरा प्लांट तैयार कर दे तो वो हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल। तो हमको पोटैटो में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमको ब्रायोफाइलम की लीव्स में हमको देखने को मिलता है। ऐसी ब्रायोफाइलम की लीव्स होती है और इसके जो लीफ मार्जिन है ना, लीफ की जो आउटलाइन है उसको लीफ मार्जिन कहते हैं। वहां पे क्या होता है बेटा, बर्ड्स आर प्रोड्यूस। बर्ड्स मतलब क्या, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिसमें से छोटी छोटी प्लांटलेट्स, छोटी छोटी लीव्स वहाँ पे ब्रायोफाइलम की फॉर्म हो जाएंगी। कहाँ पे, लीफ के मार्जिन पे, यानी ये आउटलाइन पे दिख रहा है आपको, ये देखो ये छोटे प्लांटलेट्स फॉर्म हो जाते हैं लीफ के मार्जिन पे। यानी रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लीफ हो रहा है। यहाँ पे देखो, अब जब ये सफिशिएंटली ग्रो हो जाएंगे ना तो ये जमीन पे फॉल हो जाएंगे। ये जो है ना छोटे छोटे प्लांटलेट्स, ये जमीन पे फॉल होंगे और जमीन पे जैसे फॉल होंगे, सॉइल में फॉल होंगे, तो वो एक नए प्लांट के जैसे अपनी लाइफ कंटिन्यू करेंगे। यानी अगेन लीफ के मदद से, बर्ड्स के मदद से नया प्लांट वहाँ पे फॉर्म हो गया, यानी रिप्रोडक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हमने देखा है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। मनी प्लांट देखो, मनी प्लांट अगर आप उसका स्टेम लेकर आते हो और वाटर में रख देते हो तो वो ग्रो होने लगता है। यानी अगेन इन सब के मदद से, सीड का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है क्या, नहीं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन के तरीके को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन लाइक ग्राफ्टिंग।
आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मतलब ये सब तो नेचुरली हो रहा है ना, ये सब नेचुरली हो रहा है। अगर हमको आर्टिफिशियली करना है, जैसे कि ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेटा, जैसे हमने रोज में देखा होगा हाइब्रिड होता है ना, कोई एक तरफ अलग कलर के फूल आते हैं, एक तरफ अलग कलर के फूल आते हैं, तो उसको ग्राफ्टिंग से तैयार किया जाता है। देखो एक प्लांट का स्टेम लेते हैं और ये स्टेम एक प्लांट का है और उसमें ऐसा एक कट लगाते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसमें दूसरे प्लांट के स्टेम को ऐसे सेम कट लगा के फंसा देते हैं और धागे से पूरा बाइंड कर देते हैं। अब धागे से बाइंड कर देते हैं तो ये दोनों जो प्लांट्स है, ये दोनों जो प्लांट है ये आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और एक प्लांट के जैसे अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हैं। उसको कहा जाता है ग्राफ्टिंग। और ये आर्टिफिशियल मेथड है, मैनमेड है, इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। क्यों? क्योंकि स्टेम के मदद से हमारा रिप्रोडक्शन एक्चुअली एक तरीके से हो रहा है, प्लांट अपनी लाइफ कंटिन्यू कर पा रहा है, तो वो उसका एक यूज हो गया। दूसरा, प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स लाइक बनाना राइस। प्रोपोगेशन मतलब सिंपली रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलो या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलो। बनाना, रोज, जास्मीन, ये सीड नहीं बना पाते हैं, ये सीड नहीं बना पा रहे हैं, तो मुझे बताओ इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा फिर? तो ऐसे इसका रिप्रोडक्शन ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज पार्ट्स। ओके, वहाँ पे सीड की जरूरत नहीं है। इसका एडवांटेज क्या है? एकदम जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स मिलते हैं, एकदम जैसा वो पेरेंट रहेगा वैसा का वैसा नया प्लांट है ना। हम देखते हैं किसी के घर में हम गए और हमको उनके घर पे अगर कोई ये अच्छा लगा, कोई फ्लावरिंग प्लांट अच्छा लगा, तो हम उसकी एक ब्रांच तोड़ के लेकर आते हैं और अपने सॉइल में लगा देते हैं और एग्जैक्टली सिमिलर वैसा का वैसा प्लांट हमको मिल जाता है। तो वो कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया? वो स्टेम से हमने एक नया, है ना, वो स्टेम के मदद से हमने एक नया प्लांट तैयार कर लिया, मतलब रिप्रोडक्शन वो हुआ। और कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझ में आ रहा है? जैसे पोटैटो में होता है आइल्स के मदद से, ब्रायोफाइलम में होता है लीव्स के मदद से, मनी प्लांट में होता है, ठीक है। ये सारे होते हैं हमारे टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन। ना स्पोर क्या है? स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, यानी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स रिप्रोडक्शन में किसी न किसी तरीके से हिस्सा ये लेते हैं। तो अभी हम इसको एक एग्जांपल की मदद से पढ़ेंगे। राइजोपस। राइजोपस होता है बेटा एक फंगस। आपको कुछ एक्टिविटी दी है वो पढ़ लेना, शायद उसमें ऐसा ही दिया होगा कि आपको ब्रेड वगैरह रख देनी है बाहर मॉइस्ट करके, तो उस पर फंगस ग्रो हो जाती है। और वो फंगस को जब आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है फंगस का। ओके, ऐसा कुछ वो फंगस का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ऐसा देखो, ये नीचे में रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट रूट नहीं है ये, जो है ना, ये होता है हाइफी, यानी इसके आगे में दूसरा ऐसा फंगस जुड़ा हुआ होगा, उसको बोलते हैं हाइफी स्टेम। और ये सैक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, सैक जैसे, उसको कहते हैं बेटा स्पोरेंगियम। उसको क्या कहते हैं? स्पोरेंगियम। ये स्पोरेंगियम के अंदर में प्रेजेंट होते हैं हमारे स्पोर्स। स्पोरेंगियम के अंदर में प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, ठीक है। स्पोरेंगियम के अंदर में क्या प्रेजेंट है? स्पोर। ये फंगस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फंगस का स्ट्रक्चर है जो आपको वो वीट बोल रही हूँ, चपाती वगैरह के ऊपर में अगर वो पड़ी है, स्टेल है, बासी है कुछ दिनों से, तो उसमें हमको देखने को मिलेगा जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो उसमें आपको ना ऐसे पैकेट्स या सैक जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंगियम। और इस स्पोरेंगियम के अंदर में होते हैं स्पोर्स। स्पोरेंगियम के अंदर में क्या होते हैं? स्पोर्स। तो अब देखो, अब क्या होगा, ये जो, वेट अ मिनट, ये मैं मिटा देती हूँ आपका। ये जो स्पोरेंगियम है ना, ये स्पोरेंगियम बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट मतलब फूट जाएगा, फूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो जो अंदर के, मेरे को बताइए, अंदर के जो स्पोर है वो कहाँ जाएंगे? ये अंदर के स्पोर स्कैटर हो जाएंगे, इधर उधर स्कैटर हो जाएंगे, है ना, स्कैटर हो जाएंगे, हवा के मदद से किधर भी चले जाएंगे। अब ये स्पोर, इफ दिस स्पोर लैंड ऑन, इफ द स्पोर लैंड्स ऑन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस, मॉइस्ट और वार्म प्लेस, मॉइस्ट मतलब जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, नमी प्रेजेंट है, और थोड़ी सी वार्म प्लेस है, ऐसे जगह पे अगर ये स्पोर लैंड होते हैं तो ये स्पोर होंगे जर्मिनेट। स्पोर होंगे जर्मिनेट मतलब ये स्पोर में से नई फंगस मतलब नया राइजोपस तैयार हो जाएगा।
तैयार हो जाएगा, यानी रिप्रोडक्शन हो रहा है। एक बार फिर से बताती हूँ, देखो फंगस में होता है, हमको देखने को मिलता है जनरली स्पोर फॉर्मेशन में। स्पोर्स क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल है, क्योंकि स्पोर से नया फंगस वहाँ पे फॉर्म हो सकता है। देखो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्पोरेंडियम होते हैं, स्पोरेंडियम के अंदर में होते हैं स्पोर्स, ये जो मैं बना रही हूँ डॉटेड वो है स्पोर्स। अब ये स्पोरेंडियम बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है, ठीक है, फूट जाएगा तो स्पोर आजू बाजू गिर जाएंगे या हवा से कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे, और जब वो किसी मॉइस्ट और वार्म जगह पे जाते हैं तो मॉइस्ट और वार्म ना ये फंगस के ग्रो होने के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस होती है, तो वहाँ पे जो स्पोर है वो स्पोर में से फंगस निकलेगी, यानी ये स्पोर जर्मिनेट होगा और उसमें से एक फंगस राइजोपस निकलेंगे, यानी इस तरीके से वहाँ पे भी रिप्रोडक्शन हुआ, स्पोर्स में से नई फंगस बनी, ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारे हो गए बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। 6 मेथड्स हमने देखे। कौन से 6 मेथड्स हमने देखे? सबसे पहले हमने देखा फिजन, फिर हमने देखा फ्रैगमेंटेशन, फिर हमने देखा रीजनरेशन, देन बर्डिंग के बाद में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ये 6 मेथड्स हमने देखे हैं। सबके नोट्स आपको अच्छे से बना लेना है और डायग्राम वहाँ पे प्रॉपर बना के अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं और होमवर्क हमको सेंड करना है बेटा। आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी पार्ट में कहीं अगर आपको दिक्कत जाती है तो तुरंत आप ये वीडियो चला के फिर से देख सकते हो, या आप एनी टाइम कॉल करके डाउट्स अपने पूछ सकते हो बेटा। ओके, आई होप आपको आज का पूरा समझ में आया होगा। आप नोट्स तैयार कर लेंगे, होमवर्क सेंड करेंगे, ठीक है। होमवर्क यही है, आपको नोट्स बनाने हैं, एंड इसके आगे का जो है अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टुडे वी विल एंड आवर क्लास हियर। थैंक यू।